तबादला होकर इंदौर आने के बाद अंबर ने कई बार हफ्ते भर की छुट्टी लेने का प्रयास किया, पर छुट्टी नहीं मिली। इस बार उसके बॉस ने छुट्टी मांगते ही दे दी तो अंबर जैसे हवा में उड़ता हुआ इंदौर से ग्वालियर पहुंच गया। सुबह नाश्ता कर अंबर अपने स्कूटर पर मित्रों से भेंट करने निकल पड़ा तो पीछे से माँ चिल्लाकर बोली थी, अंबर जल्दी लौटना, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। अंबर की मित्र मंडली बहुत बड़ी है और उसके सभी दोस्त उसे बहुत पसंद करते हैं। उसे देखते ही सब उछल पड़े। मित्रों ने ऐसा घेरा कि उसे रूपाली को फ़ोन करने का भी मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाया और फिर एकांत में जाकर रूपाली को फ़ोन किया। उसका फ़ोन आते ही रूपाली उछल पड़ी। अरे अंबर, तुम इंदौर से कब आए? आज सुबह ही। सुनो, तुम बैंक से छुट्टी ले लो और अपनी पुरानी जगह पर आ जाओ, वहीं बैठते हैं। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आती हूँ। अंबर रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपना स्कूटर लॉक कर कर जैसे ही गेट पर पहुंचा, उसने देखा रूपाली ऑटो से उतर रही है। दूर से ही हाथ हिलाती रूपाली पास आई तो दोनों रेस्टोरेंट के एक कैबिन में जा बैठे। बैठते ही रूपाली ने प्रश्न किया, और सुनाओ, कितनी गर्लफ्रेंड बनी? मान गए तुमको, जवाब नहीं तुम्हारा। इतने दिन कैसे रहा, तबीयत कैसी थी, मन लगा कि नहीं? यह सब कुछ पूछने के बजाय मुंह खुला भी तो गर्लफ्रेंड की खोज खबर करने के लिए। निहाल हो गया मैं तो। रूपाली भी गुस्से में थी। मैं ही कौन अच्छी थी यहाँ? गुस्से में तमक कर रूपाली बोली, तुमने कितनी बार पूछा? अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि इंदौर में जिम्मेदारियों के साथ साथ काम भी बहुत है। प्रमोशन पर गए हो तो दायित्व भी ज़्यादा ही होगा। वैसे अंबर, तुम्हारे जाने के बाद अब मुझे उस शहर में सब कुछ सूना सूना लगता है। मुझे भी वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हो सकता? मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर भी काम बनते बनते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। अचानक गंभीर होकर रूपाली बोली। अंबर हंस बोलकर बहुत समय गुजार लिया। अब कहो, तुम अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में खुलकर बात करोगे या नहीं? घुमा फिरा कर कई बार कह चुका हूँ माँ से, पर तुम तो जानती हो कि कितनी रूढ़िवादी है। जाति पाति की बेड़ियाँ तोड़ने को वह कतई तैयार नहीं है। देखो, अगर तुम अम्मा से आज्ञा ना ले पाए तो मेरे लिए बस दो ही रास्ते हैं कि या तो सबको ठेंगा दिखाकर मैं तुमको घसीटकर अदालत ले जाऊं और वहीं शादी कर लूं, नहीं तो मेरे घर वाले जिसको भी चुने उसके साथ फेरे ले लूं। पर डार्लिंग, संतोष का फल मीठा होता है। अभी ऐसा कुछ मत करो, मैं देखता हूँ। मुझे कुछ दिनों का मोहलत और दे दो। तुम तो 2 वर्ष हो गए पर आज तक देख ही नहीं पाए कुछ। घूमते फिरते 7 दिन बीत गए, पर चाहते हुए भी अंबर माँ से अपनी शादी की बात नहीं कर पाया। उसने भाभी से बात भी की, पर भाभी ने यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे तबादले से अम्मा का मिजाज बिगड़ा बैठा है। वह फौरन समझेगी कि ठाकुर की बेटी ने योजना बनाकर तुम्हें यहाँ से हटाया है। इससे सही सही उम्मीद भी हाथ से जाती रहेगी। 3-4 महीने और गुजरने दो, तब बात करेंगे। वैसे भी देवर जी, प्रेम के बंधन इतनी जल्दी नहीं टूटते। अंबर इंदौर लौट आया। यहाँ वह अपनी दीदी के घर रहता है, पर दीदी की दशा देखकर उसे बड़ी दया आती है। असल में बिन्नी दीदी से उसका लगाव बचपन से है। वह अम्मा की चहेती भतीजी महीनों अपनी पूरा बुआ के पास आकर रहती थी। बड़ा होकर अंबर जब भी अपने मामा के घर जाता, बिन्नी दीदी उसका खूब ध्यान रखती थी। जीजा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, दीदी का ख्याल भी खूब रखते हैं, पर उनकी बस यही कमज़ोरी है कि अपनी माँ और बहन के सामने कुछ बोल नहीं पाते, चाहे वह उनकी पत्नी पर कितना भी अत्याचार क्यों न करें। जीजा जी के 2 भाई और भी हैं, दोनों संपन्न हैं, बड़े बड़े घर हैं दोनों के पास, पर उनकी पत्नियां मुंह बंद करके अत्याचार नहीं सहती। माँ बेटी के मुंह खोलते ही उनको उनके साथ पर खड़ा कर देती है, क्योंकि बिन्नी दीदी सीधी हैं, रोती बिकलती हैं, सब ये सह लेती है और जीजा जी भी कुछ नहीं कहते। सो दोनों माँ बेटी यहीं डेरा डाले रहती है। मामा ने खाली हाथ बिन्नी का बयान नहीं किया था, मोटा दहेज दिया था, फिर भी उठते बैठते उसे ताने और गालियाँ ही मिलती हैं। दोनों माँ बेटी दिन भर बैठी लेटी टीवी देखती रहती हैं, एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीती। बेचारी बिन्नी दीदी काम करते करते बेहाल हो जाती हैं, उस पर भी दोनों के हुक्म चलते ही रहते हैं। बिन्नी दीदी पर अंबर जान छिड़कता है।
उनकी यह दशा देख वो बौखला हो जाता है। तब दीदी ही झगड़े के भय से उसे शांत करती हैं। दीदी पर भी उसे गुस्सा आता है कि वह बिना विरोध के सारे अत्याचार क्यों सहन करती है। एक दिन सिर उठा दे तो माँ बेटी को अपनी जगह का पता चल जाएगा, पर दीदी घर में कलेश के भय से चुप ही रहती हैं। दीदी की ननंद अभी तक कुंवारी बैठी है। एक तो कुरूप और ऊपर से बनाव श्रृंगार से सलीके का अभाव, चटकीले कपड़े और चेहरे की रंग पुताई करके वह तो एकदम चुड़ैल ही लगती है। मोटी नाटी स्याह काला रंग। अंबर तो देखते ही जल भुन जाता है। अचानक अंबर ने महसूस किया कि चुड़ैल अब कुछ ज्यादा ही उसका ख्याल रखने लगी है। शाम को काम से लौटते ही चाय नाश्ते के साथ खुद भी सज धज कर तैयार रहती है। अंबर आकंतिक हो चुका है, क्योंकि इन बातों का साफ मतलब है कि वह चुड़ैल अंबर को फंसाना चाहती है। दीदी की सास भी अपनी कर्कश आवाज़ को नरम करके बेटा बेटा करने लगी है। अंबर को खतरे की घंटी सुनाई दी। उस रात सब खाने बैठे। पनीर कोफ्ता मुंह से रखते ही जीजाजी चौंके। वाह, यह तुम्हारे हाथ के कोफ्ते हैं। माँ, तुम रसोई में कैसे पहुँच गई? दीदी की सास ने मुंह बनाया और बोली, चल हट, मैं तो कमर दर्द में पड़ी हूँ। लाली ने बनाए हैं कोफ्ते। अच्छा, लाली को पता है कि रसोई का दरवाज़ा किधर खुलता है? लाली ने अदा से हाथ कंधे झटकते और बोली, ओ भैया, तू क्या जानता है? दीदी की सास बोली, मुझसे अच्छा खाना मेरी बेटी बनाती है। इसने तो मन लगाकर पकवान मिठाई बनाना भी मुझसे सीखा है। फिर अंबर की तरफ मुड़कर बोली, अंबर बेटा, मैं इतना काम करती थी कि सब देखकर हैरान होते थे। मेरी सास कहती थी कि अरे थोड़ा आराम कर ले, मरेगी क्या काम करते करते। अब तो कमर दर्द ने अपाहिज बना दिया है। और अपनी दीदी को देखो, इतनी सुस्त है, 10 मिनट के काम में 2 घंटे लगा देगी। यह सुनकर अंबर की आत्मा जल उठी। स्वादिष्ट कोफ्ता कड़वा हो गया। 2 दिन के लिए अंबर फिर घर गया तो रूपाली का गुस्सा और भी बड़ा हुआ पाया। भाभी से रूठते हुए बोला, भाभी, तुम कुछ नहीं कर रही हो, माँ को समझाओ। माँ जी टेढ़ी खीर है भैया, फिर भी देखती हूँ। बर्फ को थोड़ा थोड़ा करके ही पिघलना होगा। देखती हूँ कब तक सफलता मिलती है। अंबर खाली हाथ लौट आया था। इधर घर में दीदी की सास नंदों की खातिरदारी का आतंक, और वह आराम से अपने गेस्ट हाउस में रह सकता है, पर माँ की डांट, दीदी के आंसू, जीजा का आग्रह, जाए तो कैसे। कभी कभी अंबर को लगता है कि वह यहाँ से भाग जाए। उस दिन ऐसे ही भारी मन से ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मोबाइल बज उठा। क्या कर रहे हो इस समय? और क्या करूँगा? काम कर रहा हूँ। लंच में निकल पाऊंगा, निकलूंगा, पर कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे दफ्तर के सामने एक रेस्टोरेंट है, उसमें आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। रूपाली, तुम यहाँ इंदौर में कैसे? मैंने भी अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है जनाब, और पिछले 1 सप्ताह से मैं यहीं हूँ, और मुझे नहीं बताया। बता तो दिया, बाकी बातें मिलने के बाद। इतना कहकर रूपाली ने फ़ोन रख दिया। अंबर का समय मानो कांटे नहीं कट रहा था। लंच के समय उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली और महक रेस्टोरेंट पहुंच गया। रूपाली दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों कोने की एक सीट पर जा बैठे। वेटर पानी रख गया तो रूपाली ने ग्लास उठाया, पानी का घूंट गले के नीचे उतार कर बोली, और सुनाओ, क्या हाल है जनाब का? अभी तक तो बेहाल था, पर अब तुम्हारे आने से हाल सुधर जाएगा। अंबर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तमाम उम्र कुंवारी रहकर तुमको इसी तरह रिझाती रहूंगी। अब मैं अपने घर वालों को ज़्यादा दिन रोक नहीं पाऊंगी। तुम हमारी शादी की गंभीरता से ले लो और कुछ करो। रूपाली, विश्वास करो मेरा, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पर विश्वास रखकर मुझे कुंवारी ही बूढ़ी होना पड़ेगा। यह सुनकर अंबर का मुंह उतर गया। छोड़ो इन बातों को, यह बताओ, बिन्नी दीदी, बच्चे व जीजा जी कैसे हैं? दीदी पर तरस आता है। सास ननद ने मिलकर उनके जीवन को नरक बना दिया है। जीजा जी दुखी तो होते हैं, पर बोल कुछ नहीं पाते। इतने में वेटर आया और चाय के साथ पकोड़े का ऑर्डर ले गया। कुछ दिनों से घर में बड़ी अजीब सी बात हो रही है, मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? रूपाली, जब मैं यहाँ आया था तो दीदी के साथ साथ मुझे भी उसकी सास के ताने मिलते थे, पर अब अचानक ही दीदी की सास मुझ पर जान छिड़कने लगी है। समझ गई, रूपाली बोली। अरे वह बुढ़िया तुमको अपना दामाद बनाना चाहती है क्या? वो भैंस? असंभव। रूपाली, मुझे तो लगता है कि मुसीबत के साथ मेरा गठबंधन हो गया है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और क्या करूं? कितनी बार तुमको समझाया कि चलो कोर्ट मैरिज कर ले,
पर तुम भी सबकी आज्ञा आशीर्वाद लेकर पारंपरिक विवाह की जिद पर अड़ी हो। अभी भी मान जाओ, मैं कल ही अर्जी लगा दूं। नहीं, कागज़ की पत्नी बनना मुझे पसंद नहीं। पारंपरिक ढंग से विवाह, हंसी ठिठोले, आशीर्वाद, इन सब का मेरे लिए बहुत मूल्य है। भले ही ऊपर से बहुत आधुनिक दिखती हूँ। अब मुझसे बस एक शब्द भी मत कहना। बैठी रहो मेरे इंतज़ार में, या अपने घर वालों की पसंद से कहीं और शादी कर लो। शांति शांति, मैंने तुमको इतना समय दिया, अब तुम भी मुझे थोड़ा समय दो। अंबर घर लौटा। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। आज जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर में ही थे। दीदी की सास का कमरा भी उसे बंद दिखा। आज दीदी ही चाय नाश्ता लाई थी। आंखें सूजी देखकर अंबर को लगा कि वह खूब रोई है। मुन्ना, चाय ले। दीदी, कुछ हुआ है क्या? दीदी के मुंह खोलने से पहले ही उनकी सास आ गई। बहू, अपने भाई से बात की? आज पहली बार देखा कि माँ की बात तो बीच में काटते हुए जीजा जी ने पत्नी की तरफ मुंह खोला था। काम से थक कर लौटा है, दम तो लेने दो। इसे कौन से पहाड़ ढोने पड़ते हैं? चाय पीते पीते बात कर लो। देखो माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फिर जिस घर से बेटी लाए हैं उस घर में बेटी नहीं देंगे। वह सब परंपरा अब नहीं मानी जाती। फिर कौन सा सगा भाई है ये है? इसके घर में कोई तैयार ना हुआ तो तेरी सास इसकी सगी बुआ है। रिश्ते के लिए उनसे दबाव डालवा। बेटी के लिए मतलब ब्याह नहीं हुआ तो बिन्नी को मार डालोगी? बिन्नी ने डरते डरते कहा। बुआ को ढेर सारा दहेज चाहिए। हमसे दहेज मांगा तो भतीजी मरी। होश में तो हो। बिन्नी को कुछ भी हुआ तो मैं ही सबसे पहले पुलिस को बुलाऊंगा। उसका भाई भी यहाँ है। माँ पैर पटकती, धमकी देती अपने कमरे में चली गई तो जीजा जी चिंतित से बोले, अंबर, मान ही जाओ, दोनों मिलकर बिन्नी का जीवन नरक बना देंगी। बिन्नी दीदी झल्ला कर बोली, हरगिज नहीं। अगर लाली के साथ मेरे भाई का ब्याह हुआ तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। मैं अपने भाई के जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। आप अपनी बहन को नहीं जानते हैं क्या? दूसरे दिन छुट्टी के बाद अंबर फिर रूपाली से मिला और उसे पूरी बात बताई। थोड़ी देर बाद रूपाली बोली, यार तुम्हारी समस्या वास्तव में गंभीर हो गई है। अच्छा, तुम्हारे जीजा जी काम क्या करते हैं? स्टोर इंडिया में यूनियन इंचार्ज हैं। वहाँ के जनरल मैनेजर तो मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर अब होगा। रोज का उनके घर आना जाना है। रास्ता मिल गया, अब तुम देखते जाओ। अंबर रूपाली से मिलकर घर पहुँचा तो पूरे मेकअप के साथ इठलाती बलखाती लाली चाय नमकीन सजा कर ले आई। चाय लीजिए साहब। नहीं चाहिए, अभी बाहर से पी कर आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? अब यहाँ एक प्याली मेरे साथ की भी पी लीजिए। नहीं और नहीं चलेगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर आगे के बारे में योजना बनाने लगा। 23 दिन और बीत गए। इधर घर में वही तनाव, उधर रूपाली का मुंह बंद। अंबर को लगा वह पागल हो जाएगा। चौथे दिन जब घर लौटा तो फिर सन्नाटा ही मिला। दीदी का बुरा हाल था, बिस्तर में पड़ी रो रही थी। जीजा जी सिर थामे बैठे थे। माँ बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे का पर्दा पड़ा था, उसे देख दीदी आंसू पोंछकर उठ बैठी। मुन्ना, फ्रेश हो लो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं दीदी, पहले बताओ क्या हुआ? तो घर में सन्नाटा पसरा है। साले बाबू, भरी परेशानी आ पड़ी है। तुम तो जानते ही हो कि हमारी बिल्डिंग निर्माण की कंपनी है। बिलासपुर के बहुत अंदर जंगली इलाके में एक नई यूनियन कंपनी ने खोली है। वहाँ मुझे प्रमोशन पर भेजा जा रहा है। जीजा जी, प्रमोशन के साथ यहाँ तो खुशी की बात है। तो दीदी रो क्यों रही है? आपका भी चेहरा उतरा हुआ है। तुम समझ नहीं रहे हो साले बाबू। वह घंघोर जंगल है, वहाँ शायद टेंट में रहना पड़ेगा। बच्चों का स्कूल छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनको हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी बिन्नी दीदी ने जिद पकड़ ली है कि मेरे पीछे वहाँ माँ व लाली के साथ अकेली नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूं बताओ? इतनी परेशानी है तो आप जाने से ही मना कर दें। तुम उस श्रीवास्तव के बच्चे को नहीं जानते। प्रमोशन तो रुकेगा ही, हो सकता है कि डिमोशन भी कर दे। मेरा जूनियर तो जाने के लिए बिस्तर बांधे तैयार बैठा है, और ऐसा हुआ तो वो ऑफिसर की नज़रों में आ जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं बिन्नी से कह रहा था कि यहाँ जैसे हैं वैसे चलते रहे और मैं अकेला ही चला जाऊँ। जीजा जी, आपके और भी तो 2 भाई हैं, उनके पास भी ये दोनों रह सकती हैं। कौन रखेगा इनको? यह तो मैं ही हूँ जो इनके अत्याचार को सहन करती हूँ। बिन्नी का स्वर उभरा। ना, अब मैं भी फैसला ले लिया है कि इनको 4-4 महीने के हिसाब से तीनों के पास रहना होगा। ठीक है, पर अब क्या होगा?
मैं साथ चलूँगी। बिन्नी दीदी बोली, तंबू क्या, मैं तो इनके साथ जंगल में ही भी रह लूँगी। रात को खाने की मेज़ पर दीदी की सास बड़बड़ाई, यह सब इस कर्मजली की वजह से हो रहा है। जब से इस घर में आई है नुकसान और कलेश, चैन तो कभी मिला ही नहीं। लेकिन जीजा जी ने दीदी का समर्थन किया। माँ, अब तुम बारी बारी से अपने तीनों बेटों के साथ रहोगी, मेरे पास 12 महीने नहीं। बिन्नी को भी थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, मथुरा हरिद्वार कहीं भी जाकर रह लूँगी, पर लाली का ब्याह पहले अंबर से करा दो। अंबर को लाली पसंद नहीं तो कैसे करा दूँ। इतना सुनते ही सास ने जो तांडव करना शुरू किया तो वह आधी रात तक चलता रहा था। दूसरे दिन मिलते ही रूपाली हंसी, हाल कैसा है जनाब का? अरे ये क्या कर डाला तुमने? जो करना चाहिए, घर बसाना है मुझे अपना, दीदी का घर उजाड़ कर। उस बेचारी का घर बसा ही कब था, पर अब बस जाएगा। आइसक्रीम मंगाओ, जीजा जी को जाने ही पड़ेगा। ऐसे में दीदी का क्या हाल करेंगे ये लोग, समझ रही हो? आराम से आइसक्रीम खाओ। आज जब घर जाओगे तब सारा कलेश ही कट चुका होगा। वह कैसे? यह तो मैं नहीं जानती कि वह कैसे क्या करेंगे, पर इतना जानती हूँ कि ऐसा कुछ करेंगे कि उससे हम सबका भला होगा। अंबर चिढ़कर बोला, मुझे तो समझना पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी समस्या है। थोड़ा धैर्य तो रखो। मैदान में उतरते ही क्या जीत हाथ में आ जाएगी? रूपाली अंबर को शांत करते हुए बोली। घर पहुंचकर अंबर थोड़ा हैरान हुआ। वातावरण बदला बदला सा लगा। दीदी खुश नजर आ रही थी तो जीजा जी बच्चों के साथ बच्चा बने उधम मचा रहे थे। मुंह हाथ धोकर वह निकला भी नहीं कि गरम समोसे के साथ दीदी चाय लेकर आ गई। मुन्ना, चाय ले, तेरी पसंद के काजू वाले समोसे। अरे दीदी, यह तो चौक वाली दुकान के हैं ना, तेरे जीजा जी लेकर आए हैं तेरे लिए। अंबर बात समझ नहीं पा रहा था। जीजा जी भी आकर बैठे। उधर दीदी की सास कमरे में बड़बड़ा रही थी। जीजा जी, आपकी ट्रांसफ़र वाली समस्या हल हो गई क्या? समस्या तो अभी बनी हुई है, पर उसका समाधान तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में? वह कैसे? तुम सहायता करो तो यह संकट टले। ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। पहले सुन तो लो, पहले ही वचन मत दो। कहिए, मुझे क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, ब्याह करना होगा। ब्याह किससे? हमारे बॉस की एक मुंबोली बहन है, वह चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हो जाए। मैं मेरे साथ? पर ना देखी ना भाली, लड़की देखने में सुंदर है, बैंक में अच्छे पद पर है, यहाँ अपने जीजा के साथ रहती है। अंबर ने चैन की सांस ली, पर ऊपर से तनाव बनाए रखा। आपके भले के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, पर जात पात का सब ठीक है ना? मतलब आप अम्मा को तो जानते ही हैं ना? पंडित की बेटी ही चाहिए उनको। ठाकुर है तब तो तू उसकी चिंता मत कर मुन्ना, तू बस अपनी बात कह। बुआ को मैं मना लूँगा। तुम्हारा भला हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब तो समस्या का समाधान ही हो गया। पर आपकी माता तो मेरा ट्रांसफ़र रुका, यही बड़ी बात है। अब परसों ही भाई के घर पहुंचा रहा हूँ दोनों को। 4-4 महीने तीनों के पास रहना पड़ेगा। बिन्नी ने बहुत सह लिया। दूसरे दिन रूपाली से मिलते ही अंबर ने कहा, मान गए तुमको गुरु, आज जो चाहे ऑर्डर दो। चलो माने तो अपना कल्याण तो हो गया, साथ ही साथ दीदी का भी भला हो गया। नरक से मुक्ति मिली बेचारी को। 4-4 महीने के हिसाब से तीनों के पास रहेंगी उसकी सास ननद। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।